को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन का क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स एक ग्राफ गिवन है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसके जीरोज बताने हैं। जीरोज देखो, अगर आप जीरोज को ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा जीरोज के बारे में, तो जीरोज x की वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखो इसके अंदर एक जीरोज की वैल्यू यानी कि एक x की वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली है और एक x की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इसके अंदर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। अलग अलग जीरोज, एक तो हमारे पास यहाँ मिलने वाला है और एक अपने पास यहाँ मिलने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देयर आर टू सेक्शन ए एंड बी ऑफ ग्रेड एक्स। देयर आर 28 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। 28 स्टूडेंट हैं सेक्शन ए के अंदर एंड 30 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। 30 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स? यहाँ पर आपसे पूछा गया मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। इस कीवर्ड को थोड़ा हाईलाइट कर लो। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी so that they can be distributed equally among students for of section A और B। ठीक है ना, बराबर बराबर बांट दे। देखो मिनिमम नंबर जब भी आपको किसी चीज का पूछा जाए तो वहां पर मिनिमम नंबर मींस होता है एलसीएम। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया? डायरेक्टली एलसीएम ऑफ द डेटा। देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से करेंगे तो 14, 2 से करेंगे तो 7 और 7 से करेंगे तो 1। 28 का। ठीक है, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, अगर मैं 28 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं तो हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 into 7। 2 रेज़ टू पावर 2 into 7। ठीक है, और 30 का लिखता हूं तो मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर मैं इनका एलसीएम निकालता हूं तो एलसीएम के अंदर आपको बताया था कॉमन और कॉमन की भी मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो यहाँ कॉमन 2 है और मैक्सिमम पावर भी अपने पास 2 ही है। बाकी जो एक्स्ट्रा इसके अंदर बच जाए वो सारी टर्म इसके अंदर लिखी जाएगी 3, 5 और 7। इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 420। इसका मतलब ऑप्शन नंबर अपने पास कौन सा आ जाएगा? सी इज करेक्ट। ठीक है, यही अपना आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x upon 2 plus 5y upon 3 is equal to 7 and 9x plus 10y is equal to 14। क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटी सी बात करूंगा, थोड़ा बेसिक के बारे में बात करते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर के अंदर हम 3 लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है ना, 3 लाइनों के बारे में पढ़ते हैं, इंटरसेक्टिंग, दूसरा अपने पास होता है पैरेलल और तीसरा अपने पास होता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट। ठीक है, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन की जो फॉर्मेशन बनती है वो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 से तैयार होती है। पैरेलल की बनती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कोइंसिडेंट लाइन की तैयार होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 से कोइंसिडेंट लाइन की बनती है। ठीक है, जो अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, जो पैरेलल होती है वो होती है इनकंसिस्टेंट लाइन। ओके, और जो हमारे पास कोइंसिडेंट होती है वो भी हमारे पास कंसिस्टेंट होती हैं। ये चीजें हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन के अंदर ये इक्वेशन लिखी हुई है, पहले इसको सोल्व करते हैं। 3x अपॉन 2 प्लस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू 7। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 6, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो 3 आया, ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9x, 2 आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10y इज इक्वल टू 7। ये 7 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में इक्वेशन बनती है 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। और ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 1। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 14, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, अब बात करते हैं आगे। इस फॉर्मेशन के आधार पर चेक करेंगे कि ये इक्वेशन अपने पास कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तीसरा बच गया हमारे पास कंसिस्टेंट है। ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है वो चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 9। a1 मेरे पास 9 है और a2 भी मेरे पास 9 है और 9 से 9 कैंसिल करूंगा तो मेरे पास आया 1। फिर मैं चेक करता हूँ b1 अपॉन b2 से, यानी कि 10 अपॉन 10, ये 10 है अपॉन 10 है, कैंसिल होकर हमारे पास बनता है 1। फिर लिखेंगे c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 हमारे पास 42 डिवाइड बाई 14 रहेगा, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3।
जब इन तीनों चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें मिला कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, जो अपने पास पैरेलल लाइन का फॉर्मेट बनाता है, और पैरेलल लाइन हमेशा इनकंसिस्टेंट होती है, इसलिए अपने पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ये अपना करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। द नेचुरल नंबर 1 इज, देखो हम हर एक क्लास के अंदर, छोटी क्लासों के अंदर मान लो, या 9th में, 8th में, 7th में, हर बार जब भी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का जिक्र करते हैं तो वहां पर एक बात जरूर बता के चलते हैं कि जो 1 है ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं प्राइम की कैटेगरी तो नहीं होती, मैं बोलूं कंपोजिट की कैटेगरी तो वो भी नहीं होती, क्योंकि ये जो 1 है वो ना तो प्राइम की कंडीशन फुलफिल करता है और ना ही कंपोजिट की कंडीशन फुलफिल करता है, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जो कि अपना करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are the three consecutive terms of an AP। अगर ये तीनों की तीनों टर्म AP के अंदर दे रखी है तो ये मेरे पास A1 हो जाएगा, ठीक है, नीचे लिखता हूं थोड़ा मैं, ये मेरे पास A1, ये मेरे पास A2 और ये मेरे पास A3। डन। अगर ये तीनों टर्म AP में है तो इन तीनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल मिलेगा हर जगह, यानी कि कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो A2 माइनस A1 लिखते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, ठीक है। अगर ये AP में है तो यहाँ का डिफरेंस कॉमन और यहाँ का डिफरेंस बराबर मिलेगा। लिखो आप A2 माइनस A1 यानी कि x प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 है मेरे पास 3x प्लस 2 माइनस A2 है मेरे पास x प्लस 10। क्लियर। अब चेक करो आगे, x एक तो प्लस का x है, माइनस के 2x है, तो यहाँ हमारे पास बचेगा माइनस का x, ठीक है ना, और प्लस 10 इज इक्वल टू लिखा हुआ मेरे पास 3x प्लस 2, इस माइनस की वजह से इस वाले ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, लिखेंगे माइनस एक्स माइनस 10। क्लियर। कैलकुलेशन करते हैं तो देखो एक बार एक्स एक्स वालों को इधर ले आओ आप, माइनस एक्स का पहले से ही है यहाँ पर, प्लस 3x और माइनस एक्स, तो यहाँ कैलकुलेशन में बचेगा प्लस 2x, इधर आएगा तो माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ प्लस 2 है माइनस 10 है, तो यहाँ ऑलरेडी आपके पास माइनस 8 बचा हुआ है, प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस 10, कैलकुलेट करो, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 10 माइनस 18, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो x इज इक्वल टू अपने पास आता है 6, x इज इक्वल टू 6 है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फॉर एनी नेचुरल नंबर n 5 रेज टू पावर n एंड्स विद द डिजिट। देखो अगर यहाँ 5 रेज टू पावर n है और n की जगह मैं हर बार नेचुरल नंबर रखूं, जैसे मैंने लिखा है 5 रेज टू पावर 1, तो आंसर कितना आएगा 5। अगर मैं यहाँ लिख लूं 5 रेज टू पावर 2 तो आंसर कितना हो जाएगा 25। फिर से लिख लूं 5 रेज टू पावर 3 तो यहाँ हो जाएगा 125। यानी कि मैं यहाँ पे पावर में कुछ भी लिखता जाऊं नेचुरल नंबर, तो उसका जो लास्ट एंड रहेगा आंसर के अंदर ऑलवेज 5 मिलने वाला है, क्योंकि हर बार 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, फिर ये वाला 5 अगले वाले से किससे मल्टीप्लाई होगा फिर से 5 से, यानी कि 5 जब भी 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट के अंदर 5 ही मिलने वाला है। बात समझ में आई। इसलिए जब 5 रेज टू पावर n बोल रहा है, 5 रेज टू पावर n और n की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो एंड विद डिजिट ऑलवेज 5, इसका आंसर कौन सा रहेगा अपने पास बी, बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, दो ट्रायंगल है, एक एबीसी एबीसी और दूसरी ट्रायंगल है पीक्यूआर पीक्यूआर। इन दोनों ट्रायंगल में लिखा हुआ है एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल आर। वन क्लिक के इक्वल, डबल क्लिक के इक्वल, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को उठाते हैं यहां से, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। एबीसी ट्रायंगल में एंगल ए है वो पी क्यू आर के एंगल क्यू के बराबर है, दिया हुआ है। एंगल बी है वो एंगल
आर के इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी है वो थर्ड एंगल के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे लिखेंगे बाई डबल ए या ट्रिपल ए कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि दो एंगल इक्वल होने के बाद थर्ड जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल। अब ध्यान से रखो, देखो ए है क्यू के इक्वल, तो यहाँ ए के साथ में लिखोगे क्यू ई, फिर बी है आर के इक्वल, तो बी के साथ में लिखोगे यहाँ कोरस्पोंडिंग पार्ट में आर, सी है उसके इक्वल पी है तो यहाँ लिखोगे पी। अब इनका साइडों का रेशो इक्वल हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उनकी जो साइड है उनका रेशो इक्वल होता है। जैसे आप लिखोगे ए बी अपॉन, इधर लिखोगे क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन में आर पी, बीसी ये दो साइड, आरपी ये दो साइड, ठीक है ना, मतलब कि दो पॉइंट। फिर लिखोगे एसी ये वाली साइड, इसमें भी क्या लिखोगे क्यूपी ये वाली साइड, ठीक है। अब देखो यहां से मैं इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को यहां से उठाता हूं। देखो मैंने लिखा ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू पी, ए सी अपॉन क्यू पी। अब ध्यान देना यहां हमें फाइंड ये वाला करना है, तो देखो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी अपॉन ए सी, इस वाले चीज को इस वाली चीज को यानी कि इस वाले पैटर्न को मैं इस वाले पैटर्न में बदल सकता हूं। ये रेशो में है और ये भी रेशो में ही है, ठीक है ना। तो यहां से लिखेंगे ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू पी है, तो इस ए सी को तो नीचे ले आएंगे, क्यू आर को ऊपर ले जाएंगे, तो लिख देंगे ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू पी। ये आपका आंसर बन जाएगा। तो चेक करो कहां मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा टू जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल fx px square minus 2x plus 3p and अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये तो ये कंडीशन दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, और एक ही हमारे पास पॉलिनोमियल दी हुई है। तो पॉलिनोमियल हमारे पास दी हुई है यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेशन की बात करूं, कोफिशिएंट के एंड जीरोस की रिलेशन की बात करूं, तो पहला जो रिलेशन बनता है वो हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, शायद सबने पढ़ा होगा ये। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले के अंदर है, बी की वैल्यू हमारे पास -2 है अपॉन ए की वैल्यू मेरे पास p है। ओके, तो यहां से बनी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपॉन पी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। फिर दूसरा इसका केस है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 3p, सी की वैल्यू आ जाएगी 3p अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास p, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास p, ठीक है। तो यहां से इस p से ये p कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू मेरे पास आया 3, इक्वेशन नंबर क्या बना लोगे इसे आप सेकंड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों बराबर है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर लिख सकते हो। तो यहाँ से लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ये सारी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट सोल्व करते चलो, मैं तो कंप्लीट मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यहाँ पे लिखोगे 2 अपॉन p इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे 3, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा अपॉन में, ये चला जाएगा उधर, तो लिख देंगे 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू p, और p की वैल्यू आप बोलोगे 2 अपॉन 3, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। द मीन एंड मीडियन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 43 and 43.4 रेस्पेक्टिवली, द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, मोड बताना है इसका। तो मीन मीडियन एंड मोड के बीच में एक रिलेशन होता है जिसे इंपीरिकल रिलेशन बोलते हैं, जो होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन की वैल्यू अपने पास 43.4 दे रखा है, 43.4 माइनस 2, और मीन की वैल्यू आपको दे रखा है 43। कैलकुलेट करते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 4 जा 12 है, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, 1 कैरी, 3 4 जा 12 है और 1 13, माइनस इसको करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ठीक है। और 130 में से अगर 86 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 44.2, ये इसका आंसर होगा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स
ये वाला एंड ये वाला, ये 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास 5 दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ p, हमें वैल्यू p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये पॉइंट मान लो आप a है और ये पॉइंट मान लो आप b है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है किसी भी 2 पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। आप किसी भी एक को यहाँ इसको x1 मान लो, इसे y1 मान लेंगे, इसे x2 तो इसको y2, ओके। AB की डिस्टेंस आपको 5 गिवन है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर तो x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यानी कि 0 माइनस p का होल स्क्वायर, डन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड किया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इसका तो हो जाएगा 25 और इसका करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस p होल स्क्वायर, क्योंकि जीरो में से p लेस करेंगे तो माइनस p बचेगा और माइनस p का होल स्क्वायर। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब मैं स्क्वायर बोथ साइड करता हूँ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर करेंगे तब इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब आगे चेक करते हैं, 25 एज इट इज, यहाँ 1 माइनस 4 मीन्स माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस माइनस p का स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 p स्क्वायर। अब करने वाले हम यहाँ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करता हूँ तो 16 को लिखेंगे हम प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू p, 16 को लिखेंगे प्लस माइनस। जब भी किसी चीज का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास दो साइन छोड़ के जा सकता है, वो या प्लस का हो सकता है या माइनस का, ठीक है। पी स्क्वायर का अगर मैं रूट करूंगा तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा अपने पास पी, ओके। तो यही इसका आंसर हो जाएगा पी की वैल्यू। अब एक बात ध्यान से सुनना, पी एक कोऑर्डिनेट है जो प्लस या माइनस के अंदर हो सकता है। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, ए बी की डिस्टेंस की, तो वो ऑलवेज हमारे पास पॉजिटिव रहेगी, ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट रहेगा आंसर, ओके। डिस्कस करते हैं, द हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर। द आउटर रेडियस ऑफ द बाउल इज 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है आउटर को 6 सेंटीमीटर दे रखी है। द वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज्ड, स्टील कितना यूज हुआ उसका वॉल्यूम बताना है। भाई अगर शेप की बात करें तो शेप हमारे पास हेमिस्फेरिकल है जो इस प्रकार का होता है, ये हमारे पास हेमिस्फेरिकल शेप है और उसका ये बाउल है, ठीक है। अगर ये स्टील से बना हुआ तो इसको ध्यान से देखोगे तो बाउल की शेप हमारे पास इस प्रकार से बनेगी। और देखो इसके अंदर स्टील आपको खुद को पता है कहाँ यूज होने वाली है स्टील, यहाँ स्टील यूज होने वाली है, ठीक है। ये वाली स्टील, ठीक है ना, ये वाली स्टील इसके अंदर यूज होने वाली है, मोटाई, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि उसकी जो थिकनेस है वो तो दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो थिकनेस हो गई ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बीच में सेंटर है, ओके। अगर इसकी आउटर रेडियस की बात करूं तो आउटर रेडियस यहां तक आएगी, यहां तक, ये पूरी आउटर रेडियस दे रखी है उसने 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं बात करूं उसकी इनर रेडियस की तो मैं इधर बना देता हूँ, इनर रेडियस उसकी ये वाली, देखो आउटर रेडियस यहाँ से लेके यहाँ आउटर लाइन तक जाएगी और इनर रहेगी तो यहाँ सिर्फ अंदर तक की रहेगी। अगर इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ये इनर रेडियस उसकी बच जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। अगर मैं स्टील के वॉल्यूम की बात करूंगा तो यहाँ पर इस बड़े वाले यहाँ तक के सर्कल हेमिस्फेयर में से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का हेमिस्फेयर अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास ये जो बचने वाला वो स्टील बच जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसके वॉल्यूम है, ये इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम, ओके। अगर मैं स्टील की बात करता हूं तो स्टील ओनली स्टील कैसे निकलेगा अभी बताया मैंने, बड़े वाले हेमिस्फेयर में से छोटे वाला हेमिस्फेयर घटा देंगे तो यहाँ पर ये बचने वाला ओनली ऑन स्टील बचेगा, जिसको लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्टील इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर मैं कैपिटल आर यूज कर रहा हूँ बड़ी वाली आर के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, ठीक है, माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर में यहाँ से लेके यहाँ तक की आर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ रेडियस के लिए, ओके। कैलकुलेट करते हैं 2/3 पाई दोनों में से कॉमन है तो कॉमन निकाल लिया बाहर, ठीक है। यहाँ बचेगा हमारे पास आर क्यूब माइनस यहाँ बचेगा स्मॉल आर, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे पास कैपिटल आर है वो 6 सेंटीमीटर है और स्मॉल और है आर है वो हमारे पास
5 सेंटीमीटर है। ये दोनों वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में पुट करते हैं, लिखेंगे 2/3 पाई, आर है मेरे पास कैपिटल 6 तो लिखूंगा 6 क्यूब, माइनस स्मॉल वाली आर है 5 तो लिख लूंगा 5 क्यूब। ठीक है, यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन करता हूँ, 2/3 पाई एज इट इज, 6 का क्यूब करूंगा तो 216 माइनस 5 का क्यूब करूंगा तो 125, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो हमारे पास आएगा 91। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूं मैं 2/3, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर मैं लिखूंगा 91। ठीक है, ऊपर वाले इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 182 अपॉन में मेरे पास 3 है, पाई यहाँ पर एज इट इज रह जाएगा। वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लिखा जाएगा, पावर ऑलवेज 3 रहेगी इसकी। ठीक है, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ये इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है cos A इज इक्वल टू 4/5 और आपको वैल्यू निकालनी है tan A की। ठीक है, आपने पढ़ा होगा cos A इज इक्वल टू 4/5, आपने पढ़ा होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि cos मींस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब ये हमारे पास बेस हो जाएगा, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर काम करती है। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इन डेटा को फिट करता हूं, देखो यहाँ ये 90 डिग्री है, अगर मैं इस वाले एंगल को मैं ए मान लूं, ये कोई भी बी हो जाएगा, ये हमारे पास सी हो जाएगा। आपको बताया होगा कि जिस एंगल की बात की जाए, यानी कि एंगल ए की बात कर रहा है, यहाँ जिस एंगल की बात की जाए, जैसे कि कोस ए, एंगल ए की बात कर रहा है ना, जिस एंगल की बात की जाए उसके साथ वाली साइड हमारे पास बेस होती है, उसकी दूसरी साइड हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड ऑलवेज उसकी हाइपोटेनस रहेगी, तो उसको हाइपोटेनस ही लिखेंगे। क्लियर, अब देखो, अब ये एक रेशो है, इस रेशो को स्प्लिट करेंगे तो उसके साथ कोई एक कांस्टेंट यूज करते हैं, x कर लो, a कर लो, k कर लो, कुछ भी लगा लो, यानी कि बेस की जगह लिखेंगे हम 4k और हाइपोटेनस की जगह लिखेंगे हम 5k। अब इस ट्राइंगल के अंदर हमें तीसरी साइड और चाहिए, और इस तीसरी साइड को निकालने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज की जाती है, जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बताने का काम करती है। ठीक है, अब याद होगा आपको, अगर मेरे को यहाँ से परपेंडिकुलर निकालना हो तो लिखूंगा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। चेक करते हैं, यहाँ से हाइपोटेनस 5 है तो लिख देंगे 5k का होल स्क्वायर माइनस बेस दे रखा हमारे पास 4k, लिख लेंगे 4k स्क्वायर। ओके, चेक करो, यहाँ 5k होल स्क्वायर मींस 5 का भी स्क्वायर है और k का भी स्क्वायर है, तो 5 का करेंगे तो 25 और k का करेंगे तो k स्क्वायर, माइनस 4 का करेंगे तो 16 और k का करेंगे तो k स्क्वायर। यहाँ तक की बात क्लियर। यहाँ देखो 25k स्क्वायर में अगर मैं 16k स्क्वायर लेस करता हूं तो हमारे पास आता है 9k स्क्वायर, ये बचता है। और रूट से बाहर निकालेंगे तो 9 का तो आ जाएगा हमारे पास 3 और k स्क्वायर का बाहर आ जाएगा k। ठीक है, और ये रूट से बाहर निकालने पर हमेशा दो वैल्यू निकलती है, प्लस की और माइनस की। ये बात कर रहा है डिस्टेंस की, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस ऑलवेज इन पॉजिटिव, तो 4k इसका परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 4k। ठीक है, बात करते हैं tan a की, तो tan का मतलब होता है यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात करते हैं tan की, तो tan a इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3k, तो यहाँ लिखेंगे 3k अपॉन बेस कितना है, बेस है 4k, लिखेंगे 4k, k से k कैंसिल, बचा मेरे पास 3/4, ये इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ ए सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया बताना है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r दे रखी है और उसका सेंट्रल एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री। ध्यान से देखो एक बार, सर्कल की बात कर रहा है तो सर्कल हमारे पास इस प्रकार से तैयार होगा, ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल का सेंटर ये हुआ, ये उसकी रेडियस और ये उसका सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से इसकी रेडियस हो जाएगी r। अगर मैं बात करूं सेगमेंट की, तो सेगमेंट उसका ये वाला हिस्सा सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा उसका सेगमेंट कहलाएगा, ये वाला। ओके, अब सुनो मेरी बात। ठीक है, इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, इस सेगमेंट का एरिया ऐसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर कंप्लीट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया इसमें से कट कर देंगे। ठीक है ना, तो मेरे पास सेगमेंट ही बचेगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, ट्रायंगल के अंदर इस प्रकार से कोई ट्रायंगल दे रखी है, ये उसकी साइड ए हो, ये उसकी साइड बी हो और ये यहाँ पर कोई थीटा दे रखा हो। ठीक, अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो इस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू बी, ये एडजेसेंट साइड। ठीक है ना,
इनटू लिखेंगे साइन थीटा, इनटू साइन थीटा। ये होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। ध्यान रखना इस बात का कि ये दो साइड दे रखी है और इन दोनों साइडों के बीच में यहाँ पर ये एंगल होना चाहिए थीटा, तब हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। क्लियर है? अब बात करते हैं इस वाले सवाल के ऊपर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं यहाँ से। एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो ये हमारे पास आर है तो ये भी हमारे पास आर ही रहेगी। तो ये फॉर्मेशन इस प्रकार की ट्रायंगल का बना रहा है जहां पर फॉर्मूला ये अप्लाई कर देंगे 1/2 इंटू आर हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू लिख देंगे साइन थीटा मतलब साइन 60। क्लियर? अब देखो यहां से आगे कैलकुलेट करते हैं। थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 दे रखी है तो लिख देंगे 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई करवाएंगे √3/2। कैंसिल करेंगे, यहां से कैंसिल करेंगे तो 6 पे कैंसिल हो जाएगा। आगे चेक करते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 माइनस यहाँ देखो √3/4 2 2 4 लिख देंगे √3/4 इंटू आर स्क्वायर। ये मेरे पास इसका एरिया का आंसर रहेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। इफ 2 sin a इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cot a। देखो हमारे पास ये चीज गिवन है 2 sin a इज इक्वल टू 1। 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड में जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, लिख लेंगे यहाँ से sin a इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये चीज लिख सकता हूँ कि 1/2 जो है वो साइन में कहाँ आता है। ध्यान दो, sin a इज इक्वल टू 1/2 का मतलब है साइन 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 की जगह में लिख लूंगा साइन 30। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर करवाता हूँ तो a के साथ a के इक्वल हमारे पास 30 डिग्री आ जाता है, तो a इज इक्वल टू लिख लूंगा मैं 30 डिग्री। ठीक है ना, कंपेयर करवाया है। ओके, तो यहाँ ये a30 की वैल्यू यानी कि a की वैल्यू 30 डिग्री है, तो यहाँ मैं पुट करता हूँ और इसकी वैल्यू इवेलुएट कर लेंगे, हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। देखो निकालना है आपको tan a प्लस cot a, यानी कि tan 30 प्लस cot 30। ध्यान दो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और cot 30 की वैल्यू होती है √3। क्लियर है मेरी बात? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और cot 30 की वैल्यू होती है √3। अगर इनका मैं एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो एलसीएम आ जाएगा √3। ठीक है, और ये सीधा यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो लिखेंगे 1 प्लस यहाँ √3 को √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कंप्लीट 3 आ जाएगा। ओके, 3 और 1 हो जाएगा हमारे पास 4/√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल सेंटर्ड O। सेंटर उसका O है, PA और PB दो यहाँ पर ये टेंजेंट है। इफ एंगल OAB इज इक्वल टू 15 डिग्री, OAB ये वाला एंगल 15 डिग्री दे रखा है, देन एंगल APB ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले एक बात सुनो यहाँ कि अगर आपके पास कोई इस प्रकार से ट्रायंगल दे रखी हो और इस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल दे रखी हो इस प्रकार से, तो उनके जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल रहेंगे। ओके, अगर मैं यहाँ O को B से मीट करवाता हूं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाती है OAB, ये वाली OAB ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर देखूंगा तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दो साइड इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये 15 डिग्री का है तो यहाँ पर ये भी 15 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? फिर बाद में देखते हैं कि ट्रायंगल OAB के 3 एंगल है जिसका मेजरमेंट एक का 15 है, दूसरे का 15 है, तीसरे का हमें यहाँ निकालना होगा। तो ध्यान से सोचो, ये सारी चीजें मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ऑप्शन का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे सिर्फ ओनली वर्बली डिस्कस कर रहा हूँ। 15, 15 और ये वाला एंगल तीनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 15 और 15 हो जाएगा 30, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 150 डिग्री। क्लियर इतनी बात? अब ध्यान से सुनो, ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रेडियस और टेंजेंट ये दोनों यहाँ दोनों का कॉमन पॉइंट होता है और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। सेम इसी प्रकार से ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये टेंजेंट और ये रेडियस का दोनों का कॉमन पॉइंट और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूँ, ए ओ बी पी, ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गई और इस क्वाड्रिलेटरल के टोटल एंगल सम होता है 360। तो ध्यान से देखो, मैं लिखने वाला हूं डायरेक्ट, यहां से शुरुआत करता हूं 90 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस इसको बोलेंगे 150 डिग्री इज इक्वल टू 360। ठीक है, जब इन दोनों तीनों को ऐड करते हैं 90 प्लस 150 तो हमारे पास आंसर होता है 330। तो यहाँ x प्लस लिख लेंगे 330 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये उधर जाएगा तो माइनस का, तो x इज इक्वल टू लिख लेंगे 360 माइनस 330, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ 30 डिग्री, यानी कि x है एंगल ए पी बी, ये x डिग्री हमारे पास 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल टावर। देखो हमारे पास क्या कह रहा है कि एक ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, ये मान के चलो अपने पास ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है एक वर्टिकल टावर है, इस प्रकार से ये वर्टिकल टावर हो गया, इस टावर से वो 60 मीटर दूर है, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल, ये वर्टिकल टावर के फुट है, इससे दूर है वो 60 मीटर दूर है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अपने पास 60 मीटर आ गई। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फॉर्म्ड टू बी 45 डिग्री। भाई टॉप ऑफ द टावर हमारे पास ये रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे की तरफ बनता है, तो अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ एलिवेशन की तो यहां मिलेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और वो दे रखा है आपको 45 डिग्री, तो हमारे पास 45 डिग्री आ गया। अगर मैं यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बात करूं, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कवर करते हैं, सोचते हैं, तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं तो ये मेरे पास कहलाएगा बेस, ये मेरे पास कहलाएगा परपेंडिकुलर और ये कहलाएगा मेरे पास हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गई अपनी। ठीक है, फाइंड द हाइट इन मीटर्स ऑफ द टावर इज, इसकी हाइट ये वाली निकालनी है आपको, तो यहाँ कॉम्बिनेशन चेक करो, आप देखोगे परपेंडिकुलर आपको निकालना है, बेस आपको दिया हुआ है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो ध्यान से देखोगे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, तो tan का कॉम्बिनेशन बनता है परपेंडिकुलर और बेस के साथ, तो आप यहां लिखोगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको निकालना है, इसका मतलब AB अपॉन बेस आपके पास दिया हुआ है 60, तो tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू AB अपॉन 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये इधर आ जाएगा, तो लिख देंगे 60 इज इक्वल टू AB, AB की वैल्यू अपने पास 60 मीटर आ गई, तो ऑप्शन नंबर अपने पास C हो जाएगा, ये अपने पास करेक्ट आंसर है। ओके, 17 को डिस्कस करते हैं। द प्रोबेबिलिटी फॉर ए रैंडम सेलेक्टेड नंबर्स आउट ऑफ 1 2 3 4 डैश 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 25 टू बी ए कंपोजिट नंबर इज। देखो अगर मैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो प्रोबेबिलिटी निकालने का एक मेथड होता है, एक फॉर्मूला होता है, ऊपर लिखते हैं हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। भाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, भाई फेवरेबल किसे कहोगे, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है ना, वो चेक करेंगे कि टोटल में वो है कितना, जितना भी होगा वो उसका फेवरेबल कहलाएगा, उसका फेवर करने वाला। नीचे लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं वो लिखेंगे नीचे। अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ 1 to 25, अगर कंपोजिट नंबर की बात करूं तो मैं यहाँ कंपोजिट नंबर की एक लिस्ट बनाता हूं, चेक करते कितने बनेंगे। देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके अंदर मोर देन 2 फैक्टर हो, एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं तो 1 ना तो कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है। शुरुआत करेंगे 4 से, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 नहीं होगा, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 16 18 20 21 और 22 24 एंड 25, ये हो गए टोटल सारे के सारे कंपोजिट नंबर। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल हो गए 15। तो अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर
कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मेरे पास आए टोटल 15 अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम मेरे पास 1 से लेके 25 तक दे रखे थे 25, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। इन द गिवन फिगर PA and PB are tangents to a circle centered at O. If angle AOB 130 डिग्री, AOB ये दे रखा है। अब सुनो, निकालना क्या है, एंगल APB, APB यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है। सुनो ध्यान से, ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, रेडियस और टेंजेंट दोनों यहाँ मीट करते हैं कॉमन पॉइंट और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। सेम ऊपर यहाँ चेक करेंगे तो ये भी हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, रेडियस और टेंजेंट दोनों जहां मीट करते हैं वहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके, अब आपके पास यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनती हुई नजर आ रही होगी, OAPB ये वाली एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रही है और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से लिखना शुरू करो आप, 90 प्लस 130 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 360। वैसे अगर बोलना चाहो तो इनके ये अपोजिट एंगल होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। जब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रूव भी करवाया गया है कि ये और ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, देखो वैसे भी अगर क्वाड्रिलेटरल से सोचते हैं तो भी ठीक है। 90 और 90 हो जाएगा 180, 180 प्लस 130 हमारे पास आएगा 310। लिख लेंगे 310 प्लस x इज इक्वल टू 360, उधर जाएगा तो माइनस, लिख लेंगे x इज इक्वल टू 360 माइनस 310, तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास यहाँ 50 डिग्री। यही मेरे पास करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चेक करो ऑप्शन कौन सा बनता है, ऑप्शन नंबर बी, यही मेरे पास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी एंड डी। ए ऑप्शन तब टिक करेंगे तब असर्शन और रीजन दोनों सही होंगे और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो असर्शन का। ठीक है, तब ए ऑप्शन यूज करना है। बी ऑप्शन कब यूज करोगे, तब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो। ठीक है, और रीजन जब असर्शन को कंप्लीट एक्सप्लेन ना कर रहा हो। ठीक, सी ऑप्शन कब यूज करेंगे, असर्शन ट्रू हो बट रीजन फॉल्स हो। डी ऑप्शन कब यूज करेंगे, असर्शन फॉल्स हो बट रीजन ट्रू हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखते हैं। उसके असर्शन के अंदर लिखा हुआ है द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n-1 अपॉन 2। देखो सबसे पहली बात तो कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मींस मीन निकालना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, तो स्टार्ट होगा 1 2 3 4 और ये डैश 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 प्लस कितना चला जाएगा n तक। ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस n। देखो ध्यान से, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है हमारे पास n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और एक n हमारे पास ये है। क्लियर है, अब इस n से ये n कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर जो बनता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बनता है, ना कि n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास ये असर्शन है वो गलत हो जाता है। रीजन की बात करते हैं तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये रीजन अपने पास बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से देखेंगे जिसके अंदर हमारे पास असर्शन बिल्कुल फॉल्स हो बट रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर कौन सा रहेगा, डी। डी इसका ऑप्शन रहेगा, वो इसका आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। इसमें असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू क्यूब्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ईच एंड टू एंड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वो बोल रहा है कि दो क्यूब हैं और उन दोनों क्यूब को अगर वो आपस में ऐड कर दें एंड टू एंड, एक क्यूब ये और एक क्यूब वो ये वाला ऐड कर दे। ठीक है, ये दो क्यूब आपस में अटैच कर दे तो वो बन जाता है क्यूबॉइड। ठीक है, इसकी ये वाली साइड रहेगी 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी रहेगी 4 सेंटीमीटर और ये वाली साइड हो जाएगी इसके अंदर 4 और 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इसका सरफेस एरिया निकालते हैं तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो एज इट इज L इंटू बी, ये L है ये B है और ये H है, L इंटू बी यानी कि 32, 8 4 जा 32, B इंटू H यानी कि 4 और 4 4 4 जा 16 प्लस HL, H ये रही और L ये रहा, कितना हो जाएगा 32।
ओके, टू एज इट इज इनको ऐड करते हैं तो ये तो जाएगा अपने पास 64। ठीक है, 64 में अगर मैं 16 और ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 90। ठीक है ना, 6 और 4 10, 1 कैरी, 6 7 और 1 8 यानी कि 80। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 80, 80 टू जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जो असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन अपने पास करेक्ट है। ठीक है, रीजन की तरफ देखते हैं। रीजन बोल रहा था सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस L इंटू बी इंटू एच इज, ये वाला इसका रीजन गलत है, क्योंकि सरफेस एरिया हमने अभी फॉर्मूले के अंदर यूज किया था, क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है, ये नहीं होता, ये रीजन अपने पास गलत है। तो ऐसा ऑप्शन चेक करो जिसके अंदर असर्शन ठीक हो और रीजन अपने पास गलत हो, तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, बोल रहा है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो अपने पास ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, तो सी ऑप्शन अपने पास आंसर रहेगा। ओके।